स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेंशन एंड एक्सलेरेशन फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज पर। मतलब कि जैसे कि आपको ये एक स्नैप नजर आ रही है जिसमें कि हमने दो कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं जिनको कि हमने एक जो है वो एक ऐसी डोरी से बांधा है जिसमें कि लचक नहीं है। मतलब कि जो उसकी लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है उस रोप की, और उसको एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा जा रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप जो है वो जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन है जो कि जमीन की कशिश की वजह से एक बॉडी जब ऊपर से नीचे गिर रही होती है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो हम इस मतलब जो अपरेटस है या इस एक्सपेरिमेंट से जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम जो है वो ए एक्सलेरेशन जो है सिस्टम की वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और जो टेंशन इन अ स्ट्रिंग है वो भी हम इससे बड़े आसानी से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब जो अगर आप ये बात समझें इस तरह से कि अगर हम सिंपल एक एक इस तरह से जो है एक रस्सी लें, ठीक है, और उसके साथ एक उसको एक मतलब उसकी एक जो एंड है उसको अगर हम एक स्पोर्ट के साथ एक फिक्स स्पोर्ट के साथ बांध दें, दूसरा जो एंड है उसके साथ कोई एक ऑब्जेक्ट बांध लें जिसका कोई खास मैस है, ठीक है। अब ये कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरीके से अब हमें जो है वो रेस्ट की हालत में नजर आ रहा है। ये क्यों रेस्ट की हालत में है कि इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है जमीन की, ठीक है, और जो इस पे स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, जो कि वेट का हम ये कहते हैं रिएक्शन फोर्स है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये बिल्कुल इस वक्त अपनी रेस्ट हालत में है। और अब इसी बात को हमने जब इस तरह से देखा कि हमने जब इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि एक ऐसी रस्सी ली जिसमें कि लचक नहीं थी, ठीक है, और उसके दो सिरों के ऊपर हमने दो मुख्तलिफ मैस वाले ऑब्जेक्ट बांध दिए। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ए ऑब्जेक्ट अगर चले फर्ज करें इसका मैस जो है वो बी वाले ऑब्जेक्ट्स के मैस से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि अगर हम इस तरह से इस पुली के ऊपर से इसको गुजारेंगे और पुली को अगर फिक्स छत के साथ जो है या किसी फिक्स पॉट के साथ बांध देंगे, ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जिस ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब इसमें जो मूवमेंट हो रही है जितनी तेजी से ये नीचे आएगा m1, ठीक है, जिसका मैस मैंने ज्यादा बताया, उतनी तेजी से ये ऊपर जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मैं यूं बात कर सकता हूँ कि जो एक्सलेरेशन है, मतलब जो अगर हम स्पीड में या सॉरी यहाँ पर जो वेलोसिटी, चूंकि एक्सलेरेशन एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं यूं कहूंगा कि जो हमारे पास वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो दोनों की एक बराबर है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसमें एक्सलेरेशन जो है वो हम ये कहेंगे कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो मतलब क्यों पॉजिटिव है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। जबकि अगर हम सिंपल एक्सलेरेशन की बात करें तो दोनों में चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि दोनों में एक्सलेरेशन जो है वो सिंपल क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि एक्सलेरेशन पॉजिटिव होने का मकसद यही होता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से बढ़ रही है। अब ये देखें कि यहाँ पर अगर हमने ये ऑब्जेक्ट जब इसको देख लिया तो अब हम इससे जो टेंशन है एक स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए टेंशन दोनों तरफ एक जैसी होगी। अब ये क्यों, यहाँ पे तो मैसेज डिफरेंट है लेकिन टेंशन क्यों एक जैसी है। अगर हम ये देखें तो ये एक ही स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बांधा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये फोर्स लगाएगा, मतलब ये स्ट्रिंग जो है बेसिकली ये वेट के ऑपोजिट फोर्स को हम कहते हैं, ठीक है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का वेट तो डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से दोनों में जो टेंशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड ही है। इसलिए मैंने यहाँ पर आप अगर देखें तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो मैंने टेंशन शो की हुई है वो अपवर्ड शो की हुई है, और दोनों की मैग्नीट्यूड मैंने सेम शो की हुई है। चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी इसके पर मुझे एरो लगाना चाहिए था, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की भी बात करूं डायरेक्शन के लिए मैंने एरो शो कर दिए हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि जो एक्सलेरेशन है अगर हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ की बात करते हैं, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप जानते हैं कि उसमें हमने ये बात समझी थी कि जो एक हमारे पास बॉडी होती है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब एक नेट फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि रिजल्टेंट फोर्स भी कहलाती है, ठीक है, और फिर बॉडी जिस डायरेक्शन में हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं इसी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव करती है, और जारी बात है कि वो जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है खास डायरेक्शन में मूव करे तो वेलोसिटी में जो तब्दीली आएगी वो इस फोर्स की वजह से आएगी, और अगर ये फोर्स ना होगी तो फिर वो जो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब
हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम ए, मतलब मैथमेटिकली हमने एक जो है रिलेशन जब निकाला था, तो m तो कांस्टेंट है जो कि किसी बॉडी का मास रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सलेरेशन के जीरो होने से फोर्स जीरो हो जाती है, और फोर्स के जीरो होने से अगर आप देखें तो जीरो डिवाइडेड बाय m करेंगे तो एक्सलेरेशन भी जीरो आ जाएगी। तो अब इस यहाँ पर हमने ये देखना है कि आखिर वो नेट फोर्स कितनी है, मतलब इस जगह पे जो नेट फोर्स है वो कितनी है, और वो एक्सलेरेशन उसी से हम निकाल सकते हैं। अब देखें चूंकि m1 ज्यादा है, मैंने यहाँ पर शो किया कि m1 जो मैस है वो m2 मैस से ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है हमारे पास, चूंकि हमने एक और रिलेशन भी पढ़ा है कि W इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। मतलब इसी न्यूटन सेकंड लॉ से कि फोर्स, चूंकि वेट डाउनवर्ड फोर्स है, और जी एक्सलेरेशन है हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वजह से है, तो एम जी ये रिलेशन पड़ा है। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास W, अगर चले मैं इसको W1 कह रहा हूँ, ठीक है, और इससे मैं W2 कह देता हूँ, तो जो W1 है वो चूंकि ये नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे आप एक रस्से पे जब फोर्स लगा रही होती, दो टीमें हैं, ठीक है, तो अब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इस तरफ अगर F1 फोर्स लग रही है और F2, तो अगर F1 ज्यादा होगी तो ये जो पर्सन इस साइड पर है वो F1 की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जो नेट फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शन में बॉडी ने मूव करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास W1 फोर्स ज्यादा है, और जो ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है जो कि स्ट्रिंग में है, और वो इस सिस्टम की वजह से, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज की वजह से आ गई है, वो अब इस ऑब्जेक्ट के जो कि इसका वेट है इसके मुकाबले में ये कम है, मतलब ये अगर ये इसके बराबर होती तो ये जैसा यहाँ पर हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नजर आ रही है ऐसे नजर आती, लेकिन अब चूंकि ज्यादा जो फोर्स है वो W की हो गई है, इसलिए बॉडी W1 की होगी, यहाँ पर मैं चूंकि अब बात कर रहा हूँ तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी, इसलिए हम W1 ज्यादा देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू, और T उससे कम है, और यहाँ पे जो फोर्स आएगी इसे मैं F1 कह देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो W1 है इसको हम लिखेंगे M1G, ठीक है, जबकि T और F1 जो है वो किसके इक्वल होगा, मैस ऑफ द बॉडी और एक्सलेरेशन जो है। अब एक्सलेरेशन सिस्टम में एक जैसी है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितनी तेजी से ये ऊपर आएगी ये ऑब्जेक्ट उतनी तेजी से नीचे, एक्सलेरेशन दोनों में एक जैसा, इसलिए मैं एक्सलेरेशन को जो है वो A ही रख रहा हूँ, उसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। और इसी तरीके से चलें ये हमारा रिलेशन 1 बन गया, और इसी तरीके से अगर अब मैं चलें इसको यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं अपने लिए, और ये देखें अब अगर हम इस तरह से बात करें कि यहाँ पर जो इस एंड पर है ये ऑब्जेक्ट जो है M2 मास वाला ऑब्जेक्ट ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर T ने इसको अपनी तरफ खींच लिया, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, और W2 जो वेट है वो कम है, इसलिए नेट फोर्स जो है वो इन दोनों के डिफरेंस से आ रही है जो कि F2 आ गई है, ठीक है। अब T कॉन्स्ट मतलब जो T की वैल्यू वो हमने मैग्नीट्यूड में एक जैसी रखी है, और W2 जो है वो M2G के बराबर है, ठीक है, जबकि F2 जो है ये हमारे पास M2A के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर 2 आ गया। अगर इन दोनों रिलेशंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर चले मैं लिखता हूँ M1G माइनस टी जो कि बराबर था किसके जी, M1A के। अगर मैं इस रिलेशन ये 1 है मेरा और वो 2 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा जी कि T नेगेटिव T और ये पॉजिटिव T एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सिस है, कैंसिल हो जाएंगे, जबकि M1G ये पॉजिटिव मतलब साइन के साथ है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये माइनस M2G ये मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा। इसी तरह मैं M1A और यहाँ पर M2A ये मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर G फाइंड करना चाहता हूँ मैं G भी की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ, और एक्सलेरेशन जो है वो भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, इस रिलेशन से। तो चलें इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और इसकी जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं चलें इनको हम इधर से देख के लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है। चलें इसमें से अगर मैं G कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा M1 माइनस M2, ठीक है। इस रिलेशन में से अगर आप देखें G कॉमन मतलब G दोनों से डिवाइड कर लें और ये G बाहर आ गया कॉमन लेकर, यहाँ से आप A कॉमन ले लें, इसी तरीके से ये M1 प्लस M2 आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम जो है इस रिलेशन से G निकालना चाह रहे हैं तो हम इस M1 माइनस M2 जो डिफरेंस आएगा इससे डिवाइड कर लेंगे दोनों तरफ, तो M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 ये हमारे पास जो है M1 माइनस M2 ये हमारे पास वो रिलेशन है जो कि G की वैल्यू को बता रहा है, ठीक है। और अगर हम इस G की वैल्यू को ऊपर जो एक रिलेशन है हमारे पास, जैसे
इक्वेशन नंबर 1 या 2 इसमें लिख लें जी की वैल्यू को, ए की वैल्यू को, तो हम टी की वैल्यू टेंशन इन द जो स्ट्रिंग वो भी फाइंड कर सकते हैं।